नमस्कार दोस्तों। हम अभी तक फिलॉसफी पर बातचीत करते रहे हैं, लेकिन इस बीच में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम भारतीय कैलेंडर और पश्चिमी कैलेंडर को लेके बड़े अनभिज्ञ से हैं। और भारतीय कैलेंडर खास करके हमें समझ में नहीं आता कि कैसे काम करता है, जिसे पंचांग कहा जाता है। तो हमारे मित्र हैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं और विद्वान हैं संस्कृत के और भारतीय दर्शन या भारतीय ज्ञान परंपरा के। तो मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से भारतीय पंचांग को कैसे समझना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि क्यों ना इस बारे में हमें समझाएं पूरी तरह से कि भारतीय पंचांग किस तरह से काम करता है और उसको हमें कैसे समझना चाहिए इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कैलेंडर, पश्चिम का जो कैलेंडर है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसको लेके हम आज बातचीत करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक हम इस लायक होंगे कि हम भारतीय पूरे वर्ष को समझ पाएं, महीनों की गणना को समझ पाएं और दिन महीने किस तरह से काम करते हैं, इन बातों को समझ पाएं। तो आइए अपनी बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर विनोद जी के साथ। नमस्कार मनीष जी। वस्तुतः आपने जो ये विषय लिया है भारतीय पंचांग का एक परिचय और भारतीय संस्कृति में उसका क्या योगदान है, किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं, भारतीय पंचांग का क्या महत्व है और पाश्चात्य कैलेंडर की तुलना में वो किस प्रकार से विशेष है, ये विषय वास्तव में बहुत अच्छा है, समसामयिक है। युवाओं को इससे परिचय अवश्य ही होना चाहिए। वस्तुतः कैलेंडर और पंचांग ये दोनों जो शब्द है, दोनों में केवल शाब्दिक अंतर नहीं है, दोनों में शाब्दिक अंतर तो है ही। कैलेंडर जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, पंचांग शुद्ध रूप में संस्कृत शब्द है जी। इसके साथ साथ में ही शाब्दिक अंतर के साथ साथ अर्थ में भी अंतर है दोनों के में जी। कैलेंडर का अर्थ शब्दकोश में कुछ अलग है, पंचांग का अर्थ अलग है, दोनों की कार्य विधि में अंतर है, दोनों की निर्माण पद्धतियों में अंतर है, दोनों के उद्देश्य में अंतर है। भारतीय पंचांग और पाश्चात्य जो कैलेंडर, आप जिसको आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, दोनों में दिन रात का अंतर है जी। दोनों में मुख्य रूप से उद्देश्य भेद से अंतर है, उद्देश्य दोनों के अलग अलग है। अच्छा हाँ, जो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जी, इसको हम आजकल प्राय ऑफिशियल तौर पे काम में ले रहे हैं, जिसमें छुट्टियों का हिसाब किताब हो सकता है। शब्दकोश में भी हम इसकी जब शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो कैलेंडर मतलब ऐसा खाता बही जो लिस्ट ऑफ डेट्स, डेट का उसमें समूह है, रिकॉर्ड ऑफ डेट्स कह सकते हैं जी। लेकिन पंचांग जो है वो काफी विस्तृत है, पंचांग के विषय बहुत सारे हैं जी। पंचांग यूं तो मूलतः 5 अंगों का जो समूह है वो पंचांग कहलाएगा जी। इन 5 अंगों में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये 5 अंग प्रसिद्ध होते हैं पंचांग के। लेकिन आजकल पंचांग में और भी कई सारी चीजें आ गई है। पंचांग का संबंध मूल रूप से हम समझना चाहें तो भारत, ये जो कैलेंडर है पाश्चात्य कैलेंडर और पंचांग में उद्देश्य के भेद से अंतर, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, भारतीय पंचांग में एक उद्देश्य छुपा हुआ है, उसमें फल भी जुड़ा हुआ है, शुभ और अशुभ फल। उसमें काल को भी बांटा गया है कि एक काल हो गया वो शुभ है, एक अशुभ काल है। तिथि जो है वो अशुभ तिथि हो सकती है, शुभ तिथि हो सकती है, वार शुभ वार हो सकता है, अशुभ वार हो सकता है। जबकि वर्तमान पाश्चात्य कैलेंडर में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सारे वार बराबर है, वहाँ तिथि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ नक्षत्र से कोई संबंध नहीं है, उसका कर्ण और 5 अंग जो पंचांग के, उससे कोई संबंध नहीं है। उसमें केवल डेट है जो कि ईसा मसीह की बाद में शुरू हुआ और अब तक लगातार चलता आ रहा है जी। ये सौर गणना के आधार पे है, इनकी सूर्य और पृथ्वी का जो आपस में संबंध है जी। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उससे एक दिन रात बनते हैं जी। उसके आधार पे ये पाश्चात्य कैलेंडर काम कर रहा है। हाँ, मेरा जो पहला सवाल है वो इससे जुड़ा ही है कि जैसे जो पाश्चात्य कैलेंडर है उसका आधार है सूर्य की जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसके आधार पर एक वर्ष बनता है। हाँ। लेकिन जो भारतीय कैलेंडर है उसका संबंध चंद्र से है, चंद्र पे आधारित कैलेंडर है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ दर्शकों के लिए भी और मैं कि सूर्य आधारित जो कैलेंडर है और चंद्र आधारित जो वर्ष है, इन दोनों वर्षों में क्या अंतर है, इसको हम कैसे गणना करते हैं? देखिए, एक तो हो गया सूर्य आधारित वर्ष, जिसको सौर वर्ष हम लोग कह देते हैं। कोई भी वर्ष या कोई भी कालमान, कोई भी काल गणना केवल सूर्य पे आधारित नहीं हो सकती। अच्छा। उसमें सूर्य और पृथ्वी दोनों साथ में है जी जी। हाँ, वो मतलब उसी तरह है भारतीय जो पंचांग है केवल चंद्रमा पे आधारित नहीं है, उसमें सूर्य और चंद्र दोनों साथ है। अच्छा। वस्तुतः भारतीय पंचांग जो वो तिथि पे आधारित है, तो तिथि जो है सूर्य चंद्रमा की गति का अंतर ही तिथि होती है।
तिथि की जो परिभाषा है ना, हाँ हाँ। वो सूर्य चंद्रमा की गति का अंतर, अच्छा। दोनों यदि एक साथ रहेंगे, हाँ एक ही पॉइंट पे यदि दोनों है, हाँ हाँ तो कोई तिथि नहीं होती है, जीरो तिथि, जिसको हम हाँ। अमावस्या कहते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद में दोनों का अंतर बढ़ता चला जाता है, रोजाना 12 डिग्री चंद्रमा जो है सूर्य से दूर चला गया, तो अच्छा। एक तिथि हो गई, जिसको हम एक अच्छा, मतलब जैसे मैं इस चीज को जानना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जो अभी पाश्चात्य वर्ष है, हाँ। वो है कि एक वर्ष के अंदर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चक्कर लगा लेती है। 365 दिन से कुछ कम का वो समय होता है। हाँ, लेकिन चंद्र कैलेंडर में कौन किसके चक्कर लगाता है, उसका आधार क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो चक्कर तो है ना, भारतीय मूल खगोलीय ग्रंथों को हम देखें हाँ। तो वहां जो है सूर्य चक्कर लगाता है पूरे ब्रह्मांड के, अच्छा। है ना, सूर्य हाँ। सिद्धांत एक ग्रंथ है उसके अनुसार। हाँ। लेकिन पाश्चात्य अवधारणाओं के अनुसार सूर्य पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। हाँ। है ना। हाँ। तो चक्कर कोई भी किसी के लगाए, हाँ। दिन रात बनने चाहिए, हाँ। दोनों में से एक घूम रहा नहीं, है। मैं गणना समझने के लिए कह रहा हूँ, जैसे जो महीना है भारतीय कैलेंडर का महीना है, हाँ। जैसे पश्चिम में हम देखते हैं कि 30 के, 31 के और फरवरी का 28 का होता है, हाँ, और 4 साल में एक बार फिर लीप ईयर आ जाती है, वो 29 का हो जाता है फरवरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय जो माह होता है उसकी गणना किस आधार पर होती है? भारतीय माह जो है चैत्रादि माह होते हैं। हाँ। और जैसे इस प्रकार पाश्चात्य महीनों में है ना कि जनवरी में 30 दिन, 31 दिन हो गए, फरवरी में 28 हो गए, हाँ। फिर जाके उनको एडजस्ट करना पड़ता है 4 साल बाद में, हाँ। हाँ। है ना। कुल मिला के इनको 365 दिन सेट करने हैं, जी। है ना। हाँ। यो तो देखो, एक तो होता है सौरमान, सूर्य की अपनी गति से सौरमान 360 दिन का होता है केवल, लेकिन पृथ्वी का होता है 365। हाँ। हाँ। सूर्य का भी अपना है, रोज उदय होके अस्त हो गया तो 360 बार वो उदय अस्त होता है। अच्छा। पृथ्वी से उसका जब संबंध होगा तो वो होगा, उसको कहते हैं सावन मान, वो पृथ्वी का होता है, वो 365 दिन हो गए वो। अच्छा। और इसी तरह चंद्रमा का जो है, हाँ। चंद्रमा के दिन होते 354 दिन, वो उससे कम होते हैं। 354 दिन में 354 दिन में एक चांद्र वर्ष पूरा होगा, अच्छा, है ना। एक महीने में 29.5 ऐसे कुछ दिन उसके होते हैं चंद्रमा के अपनी गति से। वो पृथ्वी के चक्कर लगा, हाँ, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है उसकी अच्छा। अपनी गति से। हाँ। तो इससे एक चांद्र मास हो गया 29.5 दिन, है ना। ये एक माह हो एक गया। माह है। हाँ। तो एक वर्ष में ये हाँ। 354 दिन हो जाएंगे। ठीक है। 354 और 365 दोनों में 11 का अंतर हो गया। हाँ। यानी कि जो पृथ्वी का दिन है, पृथ्वी का वर्ष जो हम जिसे हम कह रहे हैं, हाँ। उसमें और चंद्रमा के वर्ष में 11 दिन का अंतर है, ठीक है ना। हाँ। ये 11 दिन भारतीय पंचांग की भाषा में कहलाते हैं अधिक मान कहते हैं इसको। हाँ, अधिमास जिसको। हाँ, ये अधिक मान हो गया। एक साल में 11 दिन, हाँ। 3 साल में जाके 33 दिन हो गए, यानी कि एक महीना हो गया, पूरा अधिक मास हो गया। हाँ। तो जैसे पाश्चात्य कैलेंडर में 4 वर्ष के बाद में एक दिन बढ़ाना पड़ता है, लीप ईयर जिसको बोलते हैं, हाँ। उसी तरह यहाँ पर पूरा एक महीना ही बढ़ जाता है। और वो कितने दिन में होता है? वो 3 साल में एक बार आएगा। 3 साल में एक 3 साल में एक बार महीना बढ़ाते हैं। हाँ, जो वहाँ पे पाश्चात्य में लीप ईयर की तौर पर लीप ईयर होता है, वहाँ पे केवल अधिमास। वहाँ एक दिन बढ़ता है केवल। हाँ। और यहाँ पूरा एक महीना बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि 11 दिन कम है ना वो। हाँ, पूरे 11 दिन वो फिर एडजस्ट किए जाते हैं। हाँ, तो ये एडजस्टमेंट के हिसाब से भारतीय पंचांग जो पूर्णतः वैज्ञानिक है ये। हाँ। क्योंकि जैसे मान लो कि इस वर्ष मान लीजिए 1 नवंबर को दीपावली है 2025 में, हाँ। तो अगले वर्ष 2026 में वो 11 दिन पहले चली जाएगी। अच्छा। फिर उससे अगले वर्ष फिर 11 दिन पहले, अच्छा। फिर उसके बाद में जब आएगी तो 1 माह बाद आएगी सीधी। अच्छा, तो वो 33 11 दिन दिन जो कम क्यों हो रहे वो हैं? 11 दिन, क्योंकि अंतर है ना। नहीं, अंतर तो है। चांद्र- जैसे मुझे तो चांद्र ऐसा लग महीने रहा था में। कि अंतर, जैसे मान लीजिए 11 दिन का अंतर है, तो हर 3 साल में वो अंतर को जोड़ देंगे। वो 3 साल बाद में जाके 1 महीने बाद, कोई भी चीज 1 महीने बाद चली जाएगी, कोई सा भी त्योहार हो, कोई सा भी अच्छा। उत्सव हो, 1 महीने बाद जाएगी, 11 दिन बाद नहीं जाएगी। 11 दिन तो पहले तो बैक आएगी। 3 साल लगातार, हाँ। 3 वर्ष निरंतर वो 11 दिन बैक आएगी। हाँ। उसके बाद में वो तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष जब वो लीप ईयर जिसको बोलते हैं, अधिक मास जब होगा, हाँ। तो 33 दिन वो सीधी आगे चली जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे देखो भारतीय जो पंचांग है उसको समझने में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को।
तो उसको हम थोड़ा सिंपल करके हम शुरू करते हैं। हाँ। जैसे हम पश्चिमी कैलेंडर को देखते हैं तो जनवरी माह से हम शुरू करते हैं पश्चिम वाला, बिल्कुल। और जनवरी से फरवरी मार्च ऐसे चलते हैं। हाँ। तो भारतीय कैलेंडर की जो शुरुआत है या भारतीय पंचांग की जो शुरुआत है वो पहला माह कौन सा कहलाता है और वो किस समय पे आता है? भारतीय पंचांग में पहला जो प्रथम मास है वो स्वीकार किया गया चैत्र मास। चैत्र मास, ठीक है। तो चैत्र के बाद में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि, ये पूरे 12 मास है जी। तो चैत्र का एक तो शाब्दिक अर्थ अगर आप बता दें जिससे हमें याद रहे। देखिए कोई सा भी माह हो भारतीय, उसका संबंध नक्षत्रों से है जी। जैसे चैत्र है तो चित्रा नक्षत्र से उसका संबंध हो गया, चित्रा नक्षत्र। वैशाख है तो विशाखा से संबंध हो गया। अच्छा। ज्येष्ठ महीना तो ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो जैसे चित्रा नक्षत्र से संबंध होने का मतलब है कि वो दिखाई देता है नक्षत्र उस समय। हाँ, आकाश में वो उस समय जो पूर्णिमा होगी वो चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होगी। अच्छा। मतलब यही है ना भारतीय पंचांग का खगोल के साथ संबंध है जी। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ कि इस मैं प्रश्न आपसे करता हूँ कि इस वर्ष होली कब है? वो तो मुझे याद नहीं। होली कब मनाई जाती है? मुझे नहीं पता। या दीपावली कब मनाई जाती है? अगर हम पश्चिमी कैलेंडर से तो मैं बता पाऊंगा। हाँ, भारतीय कैलेंडर से वो निश्चित है कि कार्तिक मास की अमावस्या को होगी हर वर्ष। अच्छा। वो किसी भी डेट को आए। हाँ। होली जो है डेट से कोई लेना देना नहीं, डेट से उसका संबंध ही नहीं है। हाँ। उसका तो भारतीय मासों संबंध जो कोई भी मास है, कोई भी माह है, हाँ, उसमें एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आएगी। हाँ, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना। हाँ। किसी माह को समझने के लिए इसीलिए ये चंद्र आधारित है। हाँ। क्योंकि इसमें चंद्रमा की गति के हिसाब से ही तय हो रहे हैं। हाँ। चंद्र और सूर्य की गति के अंतर के हिसाब से। देखिए ऐसे तो सारी गतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ हाँ हाँ। चंद्रमा भी ऐसे इंडिपेंडेंटली गति नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो तिथि बन रही है, हाँ, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, हाँ, तो ये तो चंद्रमा के आधार पे ही बनती है। हाँ, ये मान लीजिए कि तिथियों की जो गणना है वो चांद्रमान से होती है। इसलिए चांद्रमान का जो सूत्र है वो यही है कि चांद्रमान तिथि में, वार में और व्रत में, संस्कार में, जो भी भारतीय संस्कार आदि है, विवाह संस्कार आदि, ये चंद्रमा के बिना संभव नहीं है, चांद्रमान के बिना संभव नहीं है जी, है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, तो हमारा जन्मदिन तो 15 अगस्त है, आपका 2 जुलाई हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन जब ये परंपरा तिथि के हिसाब से थी, जैसे रामनवमी है, कब होगी? चैत्र शुक्ल नवमी को। कृष्ण जन्माष्टमी कब आएगी? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। गणेश चतुर्थी कब है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी। हाँ, ये तो मैं समझ गया कि भाई ये तो भारतीय इसका जो संबंध है ना, तिथि का जो संबंध है वो नक्षत्र से है। जैसे मान लो कृष्ण जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र आकाश में होता है, तो वो हर वर्ष उस दिन रोहिणी नक्षत्र होगा ही होगा आकाश, वो नक्षत्रों के हिसाब से, लेकिन डेट से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त को आपका जन्म है ना, उस दिन जो नक्षत्र है वो अगले 15 अगस्त को नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे हमने इसको तुलना कर रहे हैं कि जनवरी की जगह चैत्र मास आ गया। हाँ। भारतीय जनवरी, जैसे वहां पे जनवरी है, इस समय यहाँ पे चैत्र होगा। बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं है वही समय हो, ये समय अलग है। हाँ। है ना। दूसरी चीज, जैसे उसमें 1 तारीख से महीना शुरू होता है। हाँ। तो यहाँ पे कोई तिथि तय है कि यहाँ पे महीना शुरू होगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसको नववर्ष का आरंभ होता है। अच्छा, है ना, यही भारतीय नववर्ष। चैत्र का शुक्ल प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा का क्या मतलब? प्रतिपदा का मतलब एकम, एक पहली तिथि, एक तिथि। अच्छा। हाँ। प्रतिपदा मतलब पहली तिथि। और शुक्ल पक्ष का मतलब है? शुक्ल पक्ष का मतलब 1 महीने को 2 भागों में बांट दिया। हाँ। शुक्ल पक्ष, उसके बाद कृष्ण पक्ष। हाँ। तो जो वार का आरंभ, इसका नववर्ष का आरंभ है, वो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ होगा। ठीक है, तो शुक्ल का मतलब वो पूर्णिमा से, शुक्ल का मतलब है श्वेत, सफेद। श्वेत नहीं, वो तो ठीक है, वो शुक्ल और कृष्ण पक्ष तो समझ गए कि वो श्वेत है। हाँ। उस समय पे सूर्य, वो चंद्रमा की जो कलाएं हैं, पूर्णिमा की ओर जा रहा है, उसका जो शुक्लत्व है, हाँ, उसकी जो कलाएं हैं बढ़ती जाएंगी। हाँ, क्योंकि अमावस्या में दिखती नहीं है। हाँ। उसके बाद निरंतर एक दिन बढ़ती जाती है। तो जैसे अगर हम इसको समझना चाहें कि जो प्रतिपदा है शुक्ल पक्ष की, तो वो अमावस्या से अगला दिन ही होगा। अमावस्या से अगला दिन होगा, है ना। बिल्कुल, फिर धीरे धीरे बढ़ने पूर्णिमा की ओर जाएगा। हाँ। तो ये जो अमावस्या से अगला दिन होता है और पूर्णिमा आती है, ये जो समय है ये कितने दिन का होता है? ये 15 दिन का। 15 दिन का होता है। और ऐसे ही फिर जब पूर्णिमा के बाद से धीरे धीरे कम होता है और अमावस्या तक जाता है, वो भी ये भी 15 दिन हो गए।
तो आइडियल जो आदर्श माह बनेगा वो 30 दिन का ही बनना है, वो 30 दिन। चंद्र के आधार पे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अब हमने बात करी कि पहला माह हो गया चैत्र। चैत्र है चित्रा चित्रा नक्षत्र से युक्त। हाँ। ठीक है। और ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो पहला दिन है जस अमावस्या के बाद, उस दिन से आरंभ होगा। ठीक है। ये थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं इसको। हाँ। ये चीज तो समझ में आ गई। बिल्कुल। अब ये वैसे हम अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो ये लगभग कौन सा माह पड़ता होगा अंग्रेजी कैलेंडर का? ये अप्रैल। हाँ, अप्रैल के माह में कोई दिन पड़ेगा, वो हमें अपनी तिथि से देखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए हमारे नववर्ष का और उनके नववर्ष का कोई संबंध नहीं। हालांकि हमारे यहाँ जो बजट और ये सब आता है 1 अप्रैल से, इसका भी कोई संबंध नहीं है इससे। नहीं, उसका कोई संबंध। ये तो अंग्रेजों की परंपरा चल रही है। हाँ, ये परंपरा है। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर उस तरह से बनाया हुआ। हाँ। तो ये तो अब हो गया पहला माह। चैत्र के बाद अगला माह आएगा वैशाख। वैशाख का क्या मतलब होता है? जो विशाखा से संबंधित है वो विशाखा नक्षत्र है। अच्छा। फिर उसके बाद में एक बार आप सारे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। अच्छा, ज्येष्ठ नक्षत्र है? ज्येष्ठा नक्षत्र है। अच्छा, ज्येष्ठा से संबंधित ज्येष्ठ मास हो गया। अच्छा। उसी तरह आषाढ़ मास है। हाँ। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। अच्छा। उससे संबंधित आषाढ़ हो गया, है ना? हाँ। उसके बाद श्रावण है। हाँ। तो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र है। हाँ, ठीक है। फिर भाद्रपद मास है। हाँ। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। हाँ। आश्विन मास है तो अश्विनी नक्षत्र है। अच्छा, ये सारे नक्षत्र, ये सारे नक्षत्रों के नाम, इनको हम क्या आज की डेट में देख सकते हैं? मान लो उस दिन सारे नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं यहाँ से, हाँ। पूरी आंखों से दिखते हैं। हाँ, यहाँ तक कि आज भी आप देख के पता कर सकते हैं कौन सी तिथि है। जैसे मान लो आज है, आज पंचमी है। हाँ। तो आप 3-4 दिन के अभ्यास से ये जान सकते हैं कि चंद्रमा की कितनी कलाएं इस समय दिख रही है। अच्छा। क्योंकि अमावस्या को दिखेगा नहीं। हाँ। अगले दिन प्रतिपदा को भी नहीं दिखता है, होता है उसकी कलाएं, लेकिन कम होती है, दिखाई नहीं पड़ती। द्वितीया को दिखता है, इसलिए हम कहते हैं दोज का चांद, है ना? थोड़ा चूड़ी की किनार से दिखता है। उसके बाद निरंतर उसकी शुक्लत्व में, उसकी कलाओं में वृद्धि होती रहती है। तो अब मान लीजिए, मैं छोटा सा प्रश्न आपसे करता हूँ कि आधा वो कब दिखेगा? आधा तो 2 बार दिखना चाहिए। हाँ, 2 बार दिखेगा, लेकिन कौन सी तिथि संभवतः हो सकती है? 15 है तो सप्तमी या अष्टमी। हाँ, सप्तमी अष्टमी को एकदम आधा दिखता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, यदि आधा दिख रहा तो सप्तमी है। मतलब भारत में ये परंपरा रही है कि खगोल आकाश को देख करके तिथि कौन सी है ये पता करने की परंपरा थी। कैलेंडर की जरूरत ही नहीं, कैलेंडर की नहीं थी उस समय में। महाभारत काल में ये परंपरा थी कि आकाश को देख करके नक्षत्रों और तिथियों का पता लगता था। जी। तो ये एक चीज तो समझ में आ गई हमें कि ये नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं, जितने नक्षत्र दिख रहे हैं उससे माह बन रहे हैं। अब ये नक्षत्र जो है जैसे हर 30 दिन पे बदलते हैं, क्योंकि माह हमारे सारे 30 दिन के हैं, या उनमें भी अलग अलग है अंतर? नहीं, माह सारे 30 दिन के, सारे 30 दिन के हैं। बस वो 11 दिन हम हर 3 साल पे उनको एडजस्ट करने के लिए अधिमास बना देते हैं। हर एक वर्ष में 11 अधिक होगा, उसको अधिक दिन कहते हैं। अच्छा। अधिक मान बोलते हैं। अच्छा। वो एक महीने में जाके एक अधिक मास हो जाता है। अच्छा। तो इन सभी मासों का, नक्षत्रों का या तिथियों का जी, वो ये ना मूलतः उद्देश्य के आधार पर अंतर है। उद्देश्य मतलब ये हो गया कि अधिक मास हो गया मतलब शुभ मास आ गया, सब लोग स्नान के लिए निकल पड़ते हैं। अच्छा, उसको शुभ माना गया है। हाँ। अच्छा, उसको शुभ मानने का क्या कारण हो सकता है? यही है ना कि अब उसको कैसे शुभ माना गया। हाँ। ये तो ना साइंस के आधार पे तो प्रूव हुआ जी कि वो उसमें कितना बल है, जो भी उसके कारण होंगे। हाँ, ये शास्त्र प्रमाण है इसमें कि वो पुरुषोत्तम मास है। हाँ। उसमें स्नान से ये फल है, ये फल है। अच्छा। जैसे ग्रहण के समय स्नान के फल है। जैसे अमावस्या में स्नान के फल अच्छा, है। तो अधिक मास को शुभ माना गया। हाँ, शुभ मास है, जो आता भी आएगा 3 साल बाद। 3 साल बाद। तो जैसे अभी इससे पहले कब आया था? अभी इससे पहले अभी 2 वर्ष पूर्व था। अच्छा, है ना? तो अगले वर्ष आएगा, अगले 1 वर्ष के बाद फिर अगले वर्ष अधिक मास होगा। अभी पिछले वर्ष जो श्रावण था वो 2 श्रावण हो गए कभी। अच्छा, ये कैसे तय होता है कि वो कौन से महीने में लगाया जाएगा वो अधिमास? ये पंचांग की गणना उसकी। अच्छा, वो गणना ज्यादा वो कठिन पंचांग की गणना सरल नहीं है। कैलेंडर की गणना भी सरल। उसमें पुरानी कुछ एक क्रम चलता होगा। हाँ, एक क्रम चलता है, बड़ी कठिन गणित होती है इसकी। अच्छा। क्योंकि ये ग्रह गणना पे आधारित है। ग्रहण की जो गणित है वो सामान्य गणित नहीं है। अच्छा। कठिन गणित होती है। तो एक तो मुझे ये समझ में आया इस पूरी बातचीत से अभी तक कि हमें वैसे पंचांग की जरूरत है नहीं ज्यादा। अगर हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें और अभ्यास करें तो हमें ये आइडिया हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि कौन से दिन कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है।
ये अभी तो आपको पंचांग के बिना पता नहीं चलेगा। अभी नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा, तो क्योंकि थोड़ा सा अगर मान लीजिए, एक तो ये है कि पंचांग क्या कैसे मिलता है, हर जगह मिल जाता है आसानी हाँ से? सुलभ है, लेकिन- ऑनलाइन का ऐप है बहुत सारे, अच्छा, और कई सारे एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ में ही पंचांग ज़्यादा महंगा नहीं होता है। हाँ 40-50 रुपए का एक पंचांग की पुस्तिका है, हाँ, उसमें सारे आप देख सकते हैं, पूरे वर्ष भर का पंचांग है। अच्छा, पंचांग जो है ये फ्यूचर बुक है टाइम की, मतलब 1 साल पहले आपको बता दिया गया है कि उस दिन वो तिथि है, वो त्योहार है, वो नक्षत्र है, या वो ग्रहण है। लेकिन एक चीज बहुत होती है आजकल कि इतनी आगे की गणना के बावजूद त्योहार 2-2 दिन मनाए जा रहे हैं। आजकल मैं देखता हूँ जो कोई भी हिंदू त्योहार होता है, हाँ। अक्सर उसमें यही कंफ्यूजन रहता है कि आज करें कि कल करें। उसमें उसका क्या कारण है? वो पंचांग की एक गणना में समस्या है कुछ, अच्छा, उसको दूर कर लिया जाएगा। मतलब ये पंचांग जो है ना, ये गणित है हाँ और विज्ञान भी है। जी, गणित और विज्ञान में क्या होता है कि कुछ समय के बाद में कुछ ना कुछ कमी आने लगती है, उसको दूर करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, उसको पंचांग की भाषा में कहते हैं बीज संस्कार। अच्छा, मतलब कुछ संस्कार करना पड़ेगा उसमें, है ना। अच्छा। तो वो काम अभी चल रहा है, कुछ विश्वविद्यालय कर रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे। हाँ हाँ, तो वहां से जब ये हो जाएगा तब होगा, तब तक ऐसे ही रहेगा 2 वाला। अच्छा, तो ये ये मतलब गणना में की समस्या, दिक्कत गणना में समस्या है। पीछे से ही आ रही है? हाँ, ये पीछे से नहीं, हाँ, पहले सही थी। समय अच्छा। समय पे ये समस्या आती रहती है, अच्छा, ये आती ही आती है। रहती है ये। उसका क्या कारण है? जैसे जैसे लीप ईयर वाला कारण होगा कि हाँ। कुछ चीजें गणना में आ नहीं पा रही हैं। कुछ चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म जो चीज है ना, हाँ हाँ वो आप कितना मोटा मोटा आप पकड़ सकते हैं, हाँ। कुछ चीजें बहुत सूक्ष्म है, वो जाके बड़ा हो जाता है बाद में जाकर। अच्छा, ये समस्या केवल हमारे पंचांग में नहीं, पूरी दुनिया के कैलेंडर में समस्या। लेकिन वहाँ पे जो पश्चिमी कैलेंडर है ना, उसमें तो उन्होंने तारीख के हिसाब से फिक्स कर दिया है। हाँ। इसलिए वहाँ पे गणना पता ही नहीं चलती आम लोगों को। वो तो जैसे हमारे यहाँ तिथियां है ना, तिथियां नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं, और वो नक्षत्र से मैच नहीं करेगा तो पता चल जाएगा दिक्कत आ रही है। लेकिन जो पश्चिमी कैलेंडर है उसमें तो डेट के हिसाब से फिक्स कर रखा है उन्होंने। जैसे जैसे हमने कहा ना, दिवाली, हमारी दिवाली और होली ये तो हमारे यहाँ तिथियों से है, तिथियों से है। लेकिन उनके जो त्योहार है, जैसे वो है जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं मेनली वहाँ पे, क्रिसमस का त्योहार, तो वो 25 दिसंबर को ही आएगा। उनकी कोई उसमें गणना में दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, उनकी गणना में भी दिक्कत है। अच्छा, उनके यहाँ पर भी जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जी, ये पहले था जूलियन कैलेंडर, अच्छा, उसमें समस्या आई। अच्छा, तो फिर एक ग्रेगोरी नाम के जो पोप है उन्होंने थोड़ी करेक्शन की उसमें, अच्छा। और बाद में इसका नाम अपना दे दिया। ऐसे ये उनके- लगभग कब कितने पुरानी बात? ये लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। अच्छा, है ना? वहाँ पे सुधार वहाँ हुआ। पे सुधार हुआ, और ऐसे आने वाले समय फिर समस्या आएगी वहाँ, अच्छा, क्योंकि आप समय की गणना को बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। छोटी चीज बहुत छूट सारी जाती है। चीजें, हाँ, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करनी है। चाहे आप कहीं का भी कैलेंडर ले लो, कहीं जी। कहीं उसमें समस्या होनी होती है गणना में। ठीक है, तो समय समय पे उसको सुधारना होता है। हाँ, इसीलिए जो आपने सुना होगा जंतर मंतर, वेधशाला, हाँ, ये इन पंचांगों को सुधारने के लिए, इनको इनके परीक्षण के लिए ही बनी थी। अच्छा। जैसे नक्षत्रों का किस तरह का वो उससे संबंध रहता है इसका? हाँ, उसे संबंध है। अच्छा, जैसे मान लो आपने आज देख लिया कि आज अमावस्या है, हाँ हाँ पंचांग में लिखा है 1 साल पहले से, हाँ, और उस दिन इस पंचांग को चेक भी करना है अच्छा, कि अमावस्या का जो मान है पूरा, कितने घंटे कितने मिनट का, वो सही है या नहीं है, तो वो उस वेधशाला से पता चलेगा। अच्छा, वहाँ पता लगता वहाँ है, पे जांच हो जाती है? वहाँ जांच हो जाती है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जो लोग बिल्कुल ही पंचांग से अनभिज्ञ है मेरी तरह, हाँ उनको थोड़ा सा अगर हम बताएं कि कोई शुरुआत करनी हो तो वो कैसे समझ सकता है, कैसे उसको जानना चाहिए? हाँ। एक तो हम ये थोड़ा सा कर लेंगे। एक उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जो युवा है अभी पश्चिमी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से चल रहे हैं, सारी चीजें सरकारी कामों से चल रहे हैं, बिल्कुल। तो कोई क्यों इस चीज को करने के लिए प्रेरित होगा कि उसको पंचांग देखना चाहिए? एक तो ये है कि भाई जैसा मेरी प्रेरणा हुई कि हमें अपनी परंपराओं को या अपनी चीजों को समझना चाहिए, एक तो ये है। क्या इसके अलावा कोई और आप कुछ ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं जिससे लोग उस ओर जाएं? हाँ, इसमें ना वैज्ञानिकता बड़ी ज्यादा है। वैज्ञानिकता परंपराओं के साथ में भी वैज्ञानिकता से मतलब है कि जैसे मैंने आपको अपने जन्म दिवस का ही उदाहरण दिया, आपका जन्म दिवस तिथि के हिसाब से यदि होगा तो आप पूरे खगोल से जुड़ जाएंगे उस दिन, है ना। डेट से उसका कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ सारे संस्कार, विवाह भी है ना, डेट से नहीं है, तिथि से है। उस तिथि को जो डेट होगी, भले ही हम आजकल एनिवर्सरी उस डेट पे मना रहे हैं, वो अवैज्ञानिक है, अशुद्ध है। तो उसको अवैज्ञानिक कहना ठीक है या ये कहना ठीक है कि वो उनका सिस्टम अलग है, वो अलग सिस्टम से देख रहे हैं चीजों को, हम अलग सिस्टम से देख रहे हैं? हमने देखा तिथि से। हाँ, जो तिथि हमने है, विवाह जो निश्चित किया ना, वो तिथि से किया हुआ है। हाँ, और बाद में एनिवर्सरी हम डेट से कर रहे हैं। हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगी। हाँ,
तो ये इसलिए कर रहे हैं, मजबूरी यही है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि आज हाँ। कौन सी तिथि है। हाँ हाँ, आप डेट से करिए, हाँ डेट से आप अपना हाँ। सब कुछ व्यवहार करिए, हाँ तो फिर उसमें नक्षत्र नहीं होगा, उसमें हाँ। तिथि नहीं होगी, हाँ। उसमें खगोल नहीं होगा ना फिर। हाँ, खगोल शास्त्र मतलब खगोल शास्त्रीय वो अवस्थाएं नहीं होंगी हाँ, जिन अवस्था में वो आप घटना पूरे घटी। नेचर के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। हाँ, नव वर्ष आपका 1 जनवरी को है, अच्छा। तो उसका 1 जनवरी का नए से कोई संबंध नहीं है। हाँ। जबकि भारत में भारत का नव वर्ष का क्या संबंध भारत है? के नव वर्ष का ऋतु परिवर्तन से संबंध है। तो चैत्र वर्ष है, चैत्र मास है, हाँ तो उस समय वसंत ऋतु है, पुराने पत्ते झड़ के नए पत्ते आ रहे हैं, मानसिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मन में भी कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, जी चमड़ी एक परत बदल के नई परत आती है हाँ। ना। तो ये नवीन, प्राकृतिक तौर पे उस समय पे ये बदलाव नवीन, चल रहे हो। हाँ, ये नवीनता पूरी प्रकृति में हालांकि आती है। ये प्राकृतिक जो परिवर्तन है ये भी हर देश के अलग अलग है। जैसे हमारे देश में तो बसंत इस समय पे आता है, हाँ लेकिन पश्चिम में जो उत्तर का एरिया है, नॉर्थ पोल के आसपास का, हाँ वहाँ पे अलग तरह से मौसम बदलते हैं। हाँ, नॉर्थ पोल वगैरह जो है ना, हाँ, वहाँ सब कुछ अलग है, वहाँ सब कुछ बिल्कुल, अलग हाँ, है। हाँ, ये जो व्यवस्था है ना, ये जो व्यवस्था है ऋतु वाली, ये ऋतु की व्यवस्था लगभग 66 डिग्री तक ही संभव है, जहाँ का अक्षांश 66 डिग्री है, हाँ, और भारत उसके अंदर आ ही जाता है। भारत का भारत अक्षांश तो 30 डिग्री तक ही है, ठीक है ना। तो भारत में ही सारी ऋतुएं होती है। हाँ। तो ये नव वर्ष की जो परंपरा है ना, ये भारत के लिए विशेष है, और के देशों के लिए हम बात ही नहीं कर रहे। भारत का तो बिल्कुल ही सही बात है। अगर बसंत देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से नया ही हाँ, पत्ते झड़ के नए पत्ते आते नए हैं। पत्ते अभी आ रहे हैं। तो ये नव वर्ष तो फिर बस अभी शुरू हुआ है भारतीय नव वर्ष तो अभी कौन सा महीना है? अभी वैशाख महीना 1 महीने पहले तो गया, 1 महीना है। नए नए पत्ते, चैत्र- नए फूल जो खिल रहे हैं, हाँ, तो यही वसंत है। इसलिए ऋतु की परिभाषा भी यही है कि जैसे मान लो वसंत ऋतु है, तो चैत्र वैशाख वसंत, चैत्र और वैशाख में वसंत होगी, ज्येष्ठ आषाढ़ में श्रावण होगी, है ना। हाँ, भाद्रपद और आश्विन में शरद ऋतु, वर्षा ऋतु होगी। अच्छा इसके बाद 2-2 महीने की एक ऋतु बांट दी गई। अच्छा, लेकिन ये वाले 3-3 के हैं। कौन से? ये जो वर्षा ऋतु है, ये कौन कौन सी ये बात है? ऋतु 6 है, हम लोगों ने मोटा मोटा उसको 3 बांट लिया कि सर्दी गर्मी बरसात, हाँ है ना। हाँ। मूलतः तो 6 ऋतु है। अच्छा, तो एक वसंत ऋतु हो गई। वसंत ऋतु में कौन से माह आते हैं? चैत्र वैशाख, चैत्र और वैशाख। हाँ। तो अभी वसंत ऋतु ही चल रही है। वो वसंत ऋतु, अभी वसंत है। हाँ। वैशाख के बाद में अभी ग्रीष्म आरंभ नहीं हुई है सूत्र हाँ, के हिसाब हाँ, से, हाँ। क्योंकि चैत्र वैशाख यो वसंत है, ये हाँ, नियम है। हाँ। तो अभी वैशाख के कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद ग्रीष्म आरंभ होगी, ज्येष्ठ ग्रीष्म, आषाढ़ में। ज्येष्ठ और और आषाढ़। हम लोग बोलते भी जेठ की गर्मी जो है। हाँ हम्म, ठीक है। और सावन भादो हो गए वो बरसात। वर्षा ऋतु। हाँ। और फिर शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु जो है आश्विन मार्गशीर्ष, फिर पौष माघ में शरद के बाद में हेमंत। हेमंत। हेमंत मतलब ठंड जाती है। ठंड बहुत, हाँ। उसका शाब्दिक अर्थ वैसे क्या है? हेमंत का, हाँ, हेमंत का शाब्दिक अर्थ तो वही अत्यधिक शीतलता से है। अच्छा, अधिक शीत। हाँ अच्छा, शरद मतलब कम सर्दी। हाँ, सर्द, हेमंत मतलब- सर्द का जो मतलब है, हाँ वो ऐसी ऋतु है कि जैसे मान लो आसमान साफ हो गया हो, हाँ है ना। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तो उसे कहते हैं हाँ। वर्षा बीत गई है, हाँ। और उसके बाद जो ऋतु आ रही है, अच्छा, जल भी स्वच्छ हो गया है, जलाशय पूरे एकदम भर जाते स्वच्छ हैं। दिख रहे हैं, हाँ, और आसमान साफ है, पूरा आसमान दिख रहा है। अच्छा। इसलिए शरद पूर्णिमा का महत्व तो उस समय अच्छा, जो जिसको कहते हैं अत्यधिक जाड़ा जिसको कह रहे हैं, वो हेमंत है। हाँ। हेमंत मतलब हिम से है। हाँ, हिम का अंत है। हिम का अंत, हेमंत है। मतलब सर्दी उस समय। हेमंत नाम भी रखे जाते हैं ना लोगों के। हाँ, हेमंत रखे जाते हैं। हाँ, ठीक है। और हेमंत के बाद में फिर से फिर शिशिर है। शिशिर। हाँ, अच्छा, फिर बसंत। फिर वसंत। ठीक है, ऐसे करके पूरी साल। हाँ, ये ऋतु का क्रम है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि मोटे तौर पे हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पंचांग के थ्रू थोड़ा अगर बता पाए हाँ, तो कुछ चीजें, जिससे कि कोई शुरुआत कर पाए, तो हम इसमें एक काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये है, जैसे मैं अगर आप कुछ बताना चाहें कि कैसे ये जो है, विशेष ये चीज़। मैंने आपको कहा था कि पंचांगों का विषय बहुत विशाल है। केवल उसमें तिथिवार नक्षत्र योग करण नहीं है, बल्कि हाँ। उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई है पंचांगों में, जी। है ना। हाँ तो इसकी ये विशेष सूची आप दिखा रहे हैं मुझे। हाँ। पंचांग देखने की विधि इसमें ही दी हुई है अच्छा, ना। पंचांग देख, अभी हम एक 2 नंबर पे दिया है हाँ, इसमें। हाँ। एक पूरा पंचांग का एक पृष्ठ निकालेंगे, इसमें क्या क्या दिया होता बताएंगे आपको। जी। तो इसके अलावा विक्रम संवत हाँ 2080 में संवत्सर, राजादि मंत्री आदि का फल,
संवत्सर का फल दिया होता है कि जैसे ये संवत्सर है, इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है अच्छा। है ना। ये एक शास्त्र होता है, संहिता शास्त्र। उस संहिता शास्त्र के अनुसार संवत्सर का फल होता है अच्छा। कि इस वर्ष अतिवृष्टि होगी, अकाल हो सकता है, ये पंचांगों में दिया होता है। अच्छा। महामारी हो सकती है, ये संभावना व्यक्त की होती है, हाँ। जो प्राय सही भी होती है पंचांगों की। शनि की 7.5 ढैया आदि का फल, ये ग्रहों के फल से संबंधित चीजें भी मतलब ज्योतिष इसमें साथ के साथ चल रहा है। पंचांग जो है ज्योतिष का एक अंग है, क्योंकि कालगणना ज्योतिष का विषय है। अच्छा, ज्योतिष बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। एक ज्योतिष के बहुत सारे हिस्से हैं। गणित भी ज्योतिष का हिस्सा है जी, मौसम विज्ञान भी उसी का हिस्सा है, काल गणना भी उसी का हिस्सा है ना। इसलिए ज्योतिष को काल प्रतिपादक शास्त्र भी कहते हैं। अच्छा। ये ग्रहों के सारे फल इसमें दिए हैं। व्यापार भविष्य फल, व्यापार भविष्य फल से तात्पर्य है कि कौन सी चीज, धान, स्वर्ण आदि जो है, इनको खरीदने बेचने से संबंधित समय। ये चीजें सही हो सकती है? ये चीजें कैसे सही होंगी? कौन सी जो इन्होंने दिया है कि व्यापार वाला भविष्य फल? क्योंकि अब तो व्यापारिक स्थितियां बदल गई पूरी तरह से। अब तो बाजार पूरी ग्लोबलाइजेशन हो गया, भूमंडलीकरण हो गया, तो उसका असर इस पे नहीं आया होगा? पंचांग जो है ना, ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक से मतलब इसमें काल दिया हुआ है कि कौन सा समय है, वो चाहे कहीं भी आप चले जाओ। अच्छा। है ना। तो ये चीजें है ना, सही होती है संहिता शास्त्र की। अच्छा। प्रैक्टिकल आपको करके देखना चाहिए इस विषय में। और जो बड़े बड़े व्यवसायी है भारत में, इन चीजों का प्रयोग करते हैं नियमित अपने यहाँ पर। अच्छा। कुछ भी चीज खरीदने बेचने से पहले समय वो देखते हैं। अच्छा। क्योंकि समय का ही तो है इसमें। भारतीय इन पंचांग में समय का शुभ और अशुभ स्वीकारा गया है कि कौन सा समय सही है, कौन सा गलत है। ग्रेगोरियन में सारे समय एक जैसे हैं। उस पे हम आगे बात करेंगे, शुभ और अशुभ की कभी। हाँ। अभी हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें कई सारे योग है ना, जैसे पंचक, त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर, रविपुष्य, गुरुपुष्य, है ना। ये कुछ विशेष समय होते हैं। विशेष समय से तात्पर्य है कि जैसे 3-4 दिन में कोई एक समय ऐसा आ गया, इसमें कई सारे ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि, ये सब अद्भुत संयोग बन रहा हो, जिसमें आप कोई विशेष काम कर सकते हो, साधना कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। वो संयोग जो है नक्षत्रों के अनुसार होता है। हाँ, वो नक्षत्र 5 अंगों के आधार पर संयोग बनता है। 5 अंग, तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण। अच्छा। ये पंचांग के जो 5 अंग है ना। तो ये भी आप एक बार थोड़ा अगर विस्तार से बता पाए तो हम समझ पाएंगे कि तिथिवार तो हम समझ गए। हाँ। योग ये हो गए। हाँ। और क्या है? करण। तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण। वस्तुतः इन 5 अंगों में जो है ना, ये इनको ऐसे बांटा गया है कि जैसे 7 वार है। 7 वार में कुछ शुभ है, कुछ सामान्य है, कुछ अशुभ है। जैसे मान लो सोमवार है, आप सामान्य तौर पे ये मानते हो कि सोमवार जो है ठीक ठाक है, मंगल थोड़ा क्रूर हो सकता है, तो सोमवार हो गया। उसके साथ साथ में कोई अच्छी तिथि होगी, जैसे प्रदोष होगी या तृतीया या दशमी, और कोई अच्छा सा नक्षत्र हो गया, तो एक संयोग बन करके एक अच्छा योग बना देता है। अच्छा, मतलब कई सारे फैक्टर हैं। हाँ। दिन भी है कि वार, सोमवार, सब मिल करके, फिर तिथि और फिर नक्षत्र। हाँ, ये तो हो गए 3 चीजें। हाँ। फिर करण क्या है? उसमें करण भी मिलता है। करण क्या? करण मतलब तिथि का आधा भाग। अच्छा। तिथि के आधे को करण कहते हैं। मान लो एक तिथि है, मान लो चतुर्थी है या पंचमी है, पंचमी से पहले का भाग शुभ हो सकता है, बाद का शुभ हो सकता है। अच्छा, उसमें भी स्पेसिफिक, उसमें भी आप जा रहे हैं स्पेसिफिक समय। उस आधे में भी कौन सा शुभ है? अच्छा, तो तिथि के अंदर भी जाना है। तिथि के अंदर भी करण, फिर करण के बाद भी और कोई 5वां एक योग है। अच्छा, योग तो फिर इन सब का जोड़ के ही होगा? नहीं, इन सब के को योग कर रहे हैं हम। हाँ। इसके अलावा और भी छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको योग कहा गया है। तो करण के भी नीचे? करण के नीचे नहीं। हाँ। वो नक्षत्रों के बराबर समय के होते हैं। अच्छा। जैसे एक है सिद्ध योग। अच्छा। वो सिद्ध, ये सारे सब चीजें मिलेगी तो वो सर्वार्थ सिद्ध बन जाएगा। अच्छा, है ना। तो वो 28। तो ये क्या हर व्यक्ति की कुंडली के आधार पे पता चलता है या ये सामान्य है? ये सामान्य है। अच्छा, ये किसी पे भी लागू हो सकता है? हाँ, ये सामान्य है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फल भी उसमें होते हैं। कई सारे ग्रहों के उदयास्त देखें, सूर्य आदि ग्रहों का राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन का अर्थ है, मान लो मकर संक्रांति है, तो सूर्य जो है मकर में प्रवेश कर गया, फिर 1 महीने बाद वो किसी अन्य राशि में प्रवेश करेगा, कुंभ में, फिर मीन में, फिर। तो ऐसे हर प्रकार का ग्रह कब कौन से राशि में प्रवेश कर रहा है, कब कहाँ, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है ब्रह्मांड खगोल में, उसका यहाँ पर समय दिया होता है। अच्छा, ग्रहों के गति। तो ये तो फिर बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा लोगों के लिए, जो जिसने सिर्फ देखिए उसको बस ऐसे समझना है कि तिथि समझ ले, माह समझ ले, हमें सिर्फ इतना अभी
हाँ बातचीत में रखते हैं, हाँ जिससे कि थोड़ी शुरुआत हो उसके आदमी समझने में, एक ये रहे कि ये बिल्कुल अपरिचित सा न रहे, अपरिचित सा ना रहे। तो उसकी आप थोड़ी तो सी बताएं। इसके लिए मैं आपको हाँ। बताता हूँ। जो जैसे मान लो जैसे तो ये आपको है, ये देखना है, हाँ पंचांग देखने के लिए आपको या तो पंचांग होना चाहिए हाँ या ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन हो। जी, ऑनलाइन बड़ी सरल है, हाँ, जिसमें जैसे आज का दिन हम निकाल जैसे आपका आज का दिन निकाल लो, आप हाँ, आज हिंदू वैसे- कैलेंडर करके आता है, हाँ तो उसमें आपको आज के दिन में कौन सी तिथि है, हाँ, कौन सा मास है, कौन सा नक्षत्र है, हाँ। कौन सा वार तो है, ये आप दिखा सकते हो अभी इसमें। हिंदू कैलेंडर में है इसमें। हाँ, देखो इसमें जैसे मान लीजिए हाँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपद यहाँ दिया होता है ऊपर ही ऊपर, हाँ, जो इसमें दिया हुआ है चैत्र शुक्ल पक्ष है, हाँ, 2080 नाम का भी संवत है, हाँ। और 1 मार्च। जैसे मानिए आज वैसे अंग्रेजी का 5 मई है, 5 मई 2025, 5 मई है ना। हम्म, तो अगर इसको हमें देखना हो कि आज भारतीय पंचांग में आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, हाँ। तो कैसे हम तो देखिए पता यहाँ इस तरफ डेट दी हुई है, अब ये मार्च का ही महीना है, इसमें मई दी अच्छा, हुई है। अच्छा। जैसे अप्रैल है, हाँ तो अप्रैल 2 अप्रैल है, हाँ 2 अप्रैल जो दिख रही है, हाँ 2 अप्रैल की लाइन में आप सीधे इधर आइए। अच्छा ये द्वादशी तिथि जिसको 12 है ना, ये इसको 12 या द्वादशी बोलते हैं हम। अच्छा रविवार है इस दिन। अच्छा, ये तिथि जो अहोरात्र मतलब पूरे दिन रात रहेगी। पूरे दिन रात रहेगी मतलब। हाँ, उसका जो मान है ना, कब तक वो समाप्त होगी, अच्छा तो 24 अच्छा। घंटे की है वो। अच्छा अच्छा मघा इस दिन नक्षत्र है, अच्छा। ये भी पूरे दिन रात रहेगा। कितने नक्षत्र हैं जिनको? 27 नक्षत्र होते हैं। अच्छा एक विशेष होता है अभिजीत, जिसका मान अच्छा। बड़ा कम होता है। अच्छा एक सूल, ये योग है जिसको मैं बता रहा था आपको, अच्छा। है ना, ये योग कितने होते हैं? ये 28 योग होते हैं, अच्छा है ना। सूल नाम का योग इस दिन है। अच्छा। अच्छा तिथि हमें बाकी सब अभी नहीं जानना है, हाँ हमें जानना है तिथि और माह। हाँ, तो हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी यहाँ? तिथि और माह तो आप डेट के बिल्कुल सीधे इधर देखिए। जैसे आप 3 अप्रैल के दिन इधर आ जाइए, हाँ सोमवार है, द्वादशी है इस दिन। द्वादशी है। हाँ, बस बस। इतना ही। लेकिन ये तो अंग्रेजी कैलेंडर की तुलना में आया है, तो क्योंकि दोनों कैलेंडर चल रहे हैं ना। हाँ तो अब तुलना में ही बननी है हाँ, पंचांग। अब ऐसे ही बन रहे हैं। अच्छा यदि आप आसानी के लिए। आसानी के लिए आप आसानी। इनको, अच्छा जैसे कोई आदमी धीरे धीरे देखता रहेगा तो उसको फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद वो डायरेक्टली बहुत लोग ऐसे हैं, हाँ। इनको नहीं देखते हैं, हाँ। सीधे इसी पे आते हैं, हाँ है ना। यहाँ तक कि भारत में ये जो छुट्टी होती है ना, हाँ हाँ या गुरुकुलों में अवकाश का दिन जो होता है, जी ये भी अमावस्या, प्रतिपदा, अष्टमी इस दिन रहता था पहले। जी। जैसे मान लो आप देखो कि जो मजदूर वर्ग है आज भी अमावस्या को अवकाश रखना पसंद करते हो, अच्छा है ना। आप किसी नाई के यहाँ जाओ, मंगलवार को अवकाश रखता है, अच्छा। उसका डेट से वो नहीं है, क्योंकि उसका सिस्टम है वैसा। हाँ जैसे शरीर पहले बृहस्पतिवार को नाई की अक्सर रहती थी, हाँ, जैसे प्रेस वाले भी छुट्टी पे रहते थे, अब हाँ। पता नहीं अभी भी रहते हैं कुछ अभी भी जगह। रहते हैं। और ये जो बाल नहीं कटते हैं बृहस्पतिवार को, तो ये इसका नक्षत्र से कोई संबंध है या तिथि से? ये वारों से संबंध हो गया वार इसका, का है। है ना। ऐसे सिद्धांत बने हुए हैं मूर्त अच्छा, ग्रंथों में अच्छा। कि किस वार को ये नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, अच्छा अच्छा। क्योंकि एक अनुशासन हाँ है ना, कि इस दिन उसकी छुट्टी होगी, इस दिन उसकी होगी। हाँ वो एक व्यवस्था बनी व्यवस्था है ना। जैसे ठीक है। और शुभ भी है उसके साथ जुड़ा हुआ। जी जी। तो ये तो इस हिसाब से तो बहुत आसान है, अगर तारीख के हिसाब से देख लें तो जाके हमें पता चल जाया करेगा। हाँ फिर हम धीरे धीरे उसकी एक अंदाजा लगेगा। हाँ। और इसमें गहरे में जाने के लिए तो बहुत सारे आयाम। गहरे में के लिए तो पंचांग का अपना एक सिलेबस है। अच्छा। इसका एक अपने आजकल तो डिप्लोमा हो रहे हैं पंचांग विज्ञान पर। जी जी। इसकी पूरी डिग्री होती है हाँ, ना? इसको समझना मतलब हाँ अगर पूरे आयाम समझने हो तो वो तो ज्योतिष समझने जैसी ही स्थिति है। हाँ हाँ, है ना। हाँ, काफी बड़ा विषय है हाँ, पंचांग। लेकिन मान लीजिए कोई अगर बहुत रुचि रखता हो तो इसको समझने में कितना, 1 महीने में समझ जाएगा? 1 महीने में परिचयात्मक पाठ्यक्रम समझ सकता है वो, परिचय अच्छा समझ उसमें भी सकता है। परिचय हो पाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। गहरी चीज है। तो अच्छा। इसलिए मैं कह रहा था भारतीय पंचांग और जो आधुनिक कैलेंडर है उसकी कोई तुलना नहीं है, दोनों के विषय अंतर अलग अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पंचांग या पंच अंग? हाँ, 5 अंगों का समूह है। हाँ तो 5 अंगों का समूह ही पंचांग। हाँ, 5 जो भी चीज बनती है 5 अंगों से बनती है। ठीक बात है। तो इसीलिए 5 आयाम देखना जरूरी हो गया फिर तो। हाँ। और वो 5 आयाम में आपने बताया करण भी है तिथि के अंदर जाके, हाँ, और ये योग भी है और नक्षत्र भी है। नक्षत्र भी है और तिथि और वार तो है। हाँ, तिथिवार तो है। तो आपने जो शुरुआत में प्रश्न किया था जी कि भारतीय पंचांग का महत्व क्या है सांस्कृतिक दृष्टि से, जी जी। तो भारत की संस्कृति की जो भी मुख्य चीजें हैं, चाहे आप उत्सव ले लो,
चाहे आप पर्व उत्सव जिसको कहते हैं, या कोई भी व्रत आदि ले लो, व्रत तो यहाँ पर चलते रहते हैं, है ना। ये सब चीजें भारतीय इस पंचांग से ही संबंधित है, उसका डेट से कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब हमारी पीढ़ी तक, हमसे पीछे वाली पीढ़ी तक तो वो इस चीज को कर लेते थे, तिथि के अनुसार व्रत उपवास रखते थे। हाँ। लेकिन अब हम नहीं, अभी भी उपवास चलेंगे तो उसी से, लेकिन अब तिथि हमें उतनी जानकारी नहीं रह गई है जो हमारी पीढ़ी है। नहीं, जैसे मान लो किसी को करवा चौथ रखनी है, हाँ, हाँ। तो चौथ को ही तो चौथ रखेगा, को ही होगा, उस दिन चाहे डेट कोई सी भी हो। ठीक बात है। दीपावली होगी तो कार्तिक अमावस्या कोई हो। अच्छा, ऐसे जैसे हम वैसे तो ये एक इंट्रोडक्टरी बातचीत है मेरे ख्याल से हो गई है, कुछ हाँ। सवाल आएंगे तो हम बाद में इसको और देख पाएंगे, क्योंकि ये गहन विषय है। हाँ, गहन हमने विषय। बातचीत कर ली है। एक चीज और आप अंत में बताना चाहें कि जैसे पूरे वर्ष में जो अच्छी अच्छी तिथियां कुछ ऐसी मानी जाती हैं हाँ। जो महत्वपूर्ण हो, हाँ हाँ, जैसे हर माह की एक दो तिथि अगर हाँ, आप हाँ। बताना चाहो कि कौन कौन सी हैं। यूं तो देखो, हर माह में एक सामान्य सा नियम, लोकोक्ति बनी हुई है उस पर कि तीज और तेरस, अच्छा, है ना, वो अबूझ हो गई। अबूझ मतलब? अबूझ मतलब स्वतः सिद्ध है, स्वतः से किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। अच्छा। और ऐसे ऐसे वार्षिक यदि हम लें कि पूरे वर्ष में कौन कौन सी ऐसी है, तो ऐसे बहुत सारी है। जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, अच्छा, नव ये वर्ष तो- जिसको ये तो हम कह नव रहे हैं, वर्ष ही हो गया। है ना। हाँ, और ऐसे गंगा दशमी आती है एक, अच्छा, गंगा दशमी ज्येष्ठ में आती ज्येष्ठ में आती है। है ना, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी दशमी गंगा को। दशमी को कहते हैं। हाँ, और एक दशहरा होता है, ठीक है। दशहरा जो होता है, दशहरा वो किस माह का है? विजयादशमी जिसको हम कह रहे हैं, विजयदशमी, आश्विन शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल, है ना। तो है अश्विन ना, शुक्ल, दीपावली से 15 दिन पहले, हाँ 20 दिन पहले, जी। तो वो भी अबूझ होता है। अबूझ मतलब कि इसमें मतलब किसी अच्छे को शुभ कार्य किए जाते इसमें कुछ पूछना नहीं है, बिना पूछे कुछ भी करो, शुभ कार्य कुछ भी हाँ। ऐसा शुरू करना हो। हाँ। अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। इसके साथ साथ में अक्षय तृतीया जो अभी भी गई है 3-4 दिन पहले, हाँ, वैशाख शुक्ल हाँ। तृतीया जो है, हाँ। ये कुछ अबूझ होते हैं 4-5। और वैसे जो अपने ये है दीपावली है, ये दीपावली तो अमावस्या को है, उस दिन तो केवल लक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन, हाँ, उस दिन विवाह नहीं वो होते। कौन से माह की है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या। कार्तिक कृष्ण अमावस्या। हाँ, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या। आप देखो, आप कह रहे हो ना कि जैसे मान लो दीपावली को आप बता रहे हो कि ये स्वतः सिद्ध है, दीपावली पे कभी किसी का विवाह नहीं होता। नहीं, मैं वैसे नहीं पूछ रहा था, मैं तो ये पूछना चाह रहा था शुभ के सेंस में नहीं, जो एक तरह से बड़ी बड़ी तिथियां हैं जिनको आदमी को जानना चाहिए। हाँ हाँ, मैं इस अर्थ में जानने, जैसे प्रमुख त्योहार है। धनतेरस जिसको हम बोलते हैं, हाँ, धनतेरस है। वो भी अच्छा समय है, हाँ, है ना। कुछ समय ऐसे हो सकते हैं हाँ। जो सामान्य तौर पे हम उनको निंदित मानते हैं, अच्छा भाई अच्छे नहीं है। जैसे अमावस्या को हम प्राय कुछ भी चीज नया नहीं करना चाहते हैं, अमावस्या। लेकिन अमावस्या को पितृ पूजन होता है, बड़ा विशेष है, अमावस्या को ही होता है, अच्छा, है ना। तो वो जो कहीं निंदित है तो कहीं जाके विशेष हो गई वो अपने हाँ, आप। वो किसी पक्ष, मतलब उस पर डिपेंड करेगा कि संदर्भ क्या है। हाँ वो तो ऐसे अपने आप में कोई नहीं है। हाँ, अच्छा, जैसे मान लो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, सूर्य ग्रहण हो और अमावस्या भी हो उस दिन, अच्छा है ना, तो फिर वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष हो जाता है उस दिन। अच्छा, उसका अलग प्रसंग है, ग्रहण की चर्चा जब करेंगे कभी। ठीक बात है। तो और कोई चीज जो आप पंचांग में ऐसी कोई आप जो बताना चाह रहे हो जो युवाओं को? पंचांग हाँ। में के विषय में एक सामान्य संदेश ये है कि हम लोग जो है ना, तिथि को समझना सीखे कि आज कौन सी तिथि है। हाँ, प्राय हम ये तो कम से कम जाने कि हमारे जन्म तारीख के दिन तिथि कौन सी थी, हाँ, नक्षत्र कौन सा था, हाँ, ताकि हम चाहे तो व्यवहार कर सकें, है ना। जैसे मान लो मेरी 15 अगस्त है, लेकिन मुझे जब से पता लगा है कि उस दिन जो है श्रावण मास शुक्ल पंचमी थी, तो मैंने अपना जन्मदिन शिफ्ट कर दिया श्रावण शुक्ल पंचमी पर। अच्छा, उस दिन चित्रा नक्षत्र है, वो हमेशा रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा वो, जी। है ना। तारीख से उसका कोई संबंध ही नहीं है कभी भी। अगर आप थोड़ा संक्षेप में नक्षत्र भी बता दें, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। नक्षत्र शब्द का सामान्य अर्थ है जो आकाश में दिखाई पड़ते हैं, चमकते हैं, लेकिन चलते नहीं है। जो आकृतियां बनती हैं, हाँ, अलग अलग तरह की आकृतियां बनती आकृतियां हैं बनती तारों के जोड़ से। तारों के जोड़ से जो आकृति बनती है, हाँ, तारे जो है हाँ, वो नक्षत्रों का समूह है। तारे। राशि भी नक्षत्रों का समूह। राशि हाँ। शब्द का अर्थ है समूह है, हाँ। किसका? नक्षत्रों का समूह। अंग्रेजी में इसको कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। अच्छा है ना? अच्छा, तो नक्षत्र का तो शाब्दिक अर्थ अपने यहाँ जी। कि जो नक्षरति, जो चलता नहीं वो नक्षत्र है। हाँ, लेकिन उसमें दिखे कोई आकृति, शेर की, चीते की, इस तरह की तमाम आकृतियां दिखती हैं हमें बचपन में। आकृतियां दिखती है, वो राशियां हो जाती हैं। हाँ, अच्छा, वो राशियां। हाँ, जैसे मान लो हाँ, सिंह राशि है, आपने कभी नाम सुना? हाँ। तो वो सिंह की आकृति बनती है। मेरी सिंह राशि है। हाँ,
तो वो राशि भी उस जन्म के आधार पे उस समय कौन सा बना है उसके आधार पे बना हाँ, उस समय आपका जन्म, आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ, है। तो 3-4 नक्षत्रों का समूह मिलके एक राशि बन गया, अच्छा, है ना। ठीक है। तो ठीक है, आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। और इसमें बहुत सारे अभी सवाल मेरे भी बचे हैं, मुझे लग रहा है जो दर्शक हैं उनके भी होंगे। हाँ, काफी तो विषय जो है विशाल हो रहा है। विशाल हो गया और इसमें लेकिन कम से कम मुझे लग रहा है इतनी बातचीत तो हुई है कि अगर कोई अगर पंचांग रखता है तो वो पश्चिमी कैलेंडर को देखकर पंचांग में तिथि आराम से निकाल सकता है। हाँ। और उसको समझ सकता है और धीरे धीरे उसका अभ्यास करके आगे बढ़ सकता है पंच अंगों तक। हाँ, हिंदू कैलेंडर रखें आप हाँ। मोबाइल में। अच्छा। हिंदू कैलेंडर छोटा सा है। मोबाइल में आता हाँ, है। उसमें आपको नियमित पता लगेगा कौन सी तिथि है। हाँ, एक आदत बनाएंगे तो हाँ, धीरे धीरे आदत बनाएंगे तो जैसे, और जब आप नक्षत्र देखें रोज, जैसे हाँ। आप डेट देखते हैं आज कौन सी डेट है, आप रोज नक्षत्र देखें। नक्षत्र हाँ। देखने का भी फल है हाँ, कि रोज नक्षत्र सुन रहे हो कि ये नक्षत्र है, तो उससे भी ना पाप का नाश होता है। और वो तो उसका वैज्ञानिक कारण आपसे अगली बार पूछेंगे। ठीक है। फिर उसको कैसे देखा जाए। हाँ। लेकिन ये है कि अगर हम पाप और उसकी बात ना भी करें, कम से कम प्रकृति से जुड़ाव होगा, प्रकृति से जुड़ा होगा, है ना। पूरा प्रकृति के व्यवस्था से जुड़ी हुई ये हाँ। व्यवस्था है। तो संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस बात में थोड़ा विश्वास हुआ होगा कि भारतीय कैलेंडर या समय काल गणना जो है वो व्यवहारिक और प्राकृतिक है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? जो खगोल शास्त्रीय आधार है उसके। हाँ, खगोल शास्त्रीय आधार है उसका। हाँ, तो खगोल शास्त्र भारत में काफी उन्नत रहा रहा है है। और इससे कई विज्ञान और भी निकल गए बहुत सारे। हाँ, जैसे जबकि पश्चिम में अगर हम जाएं ऐतिहासिक तौर पर तो वो 16वीं शताब्दी के बाद में ये विज्ञान खगोल शास्त्र आया है। हाँ, जो लेकिन भारत में उससे पहले काफी उच्च स्थिति में भारत था। में काफी हाँ। बाद में अब कैसा डेवलपमेंट है वो एक अलग बात है कि हमने बाद में उस तरह से विकसित नहीं हाँ, करा। बाद में विकसित इसलिए नहीं हाँ, किया हाँ। कि भारतीय खगोल का उद्देश्य था कि पंचांग बन जाए। पंचांग का उद्देश्य था कि शुभ और अशुभ के निर्णय हो जाए, हाँ। व्रत आदि हम कर ले। हाँ। हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा हाँ। कि कौन सा मंगल पे जाना है और कौन सी अभी उसको गैलेक्सी को जानना है, ये हमारा उद्देश्य रहा ही नहीं। हाँ। उन लोगों का उद्देश्य यही है हाँ। कि नए नए रंग बिरंगा कोई ग्रह खोजना है। तो उद्देश्य के आधार पे अंतर है। जी, हमारा उद्देश्य है शुभ और अशुभ को पहचान। हमारा उद्देश्य फल है हाँ, केवल। तो फल शुभ और अशुभ के शुभ आधार अशुभ पर फल। मिलेंगे। और जो मुझे लग रहा है कि अगली बातचीत हमें करनी पड़ेगी कि शुभ और अशुभ का निर्धारण कैसे तिथियों के आधार पर तय होता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद मनीष जी।